मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, कौन सा, भौतिक भूगोल का जो आपके सामने पेपर होगा, पेपर नंबर सेकंड, उस थर्ड सेमेस्टर का, उससे संबंधित या अन्य कोई सेमेस्टर में पेपर है तो ये देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी आपके सामने एक प्रकार से मास्टर क्लास होगी जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों के चारों यूनिट का आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। वीडियो को शुरू करें, लेकिन इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना? प्लीज भाई सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है इस एग्जाम के अंदर, तो अगर आप सभी बच्चे मिलकर सब्सक्राइब करोगे ना, इस वीडियो को अपन टारगेट ले लेते हैं, आपके सामने कम से कम 100 सब्सक्राइबर अपने को इस वीडियो से निकालने हैं। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ आपका ये फायदा है कि जब क्लास, जो पूरे का पूरा आपके सामने जो मैं क्लास ले रहा हूं, ऐसी एक इंपॉर्टेंट क्लास आपके सामने एग्जाम से पहले देखने को मिलती है और उसी से सारा कंटेंट आ जाता है, सारा पर्सन वहीं से आता है। तो आपको वो क्लास कैसे मिलेगी? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। इसीलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अपने जो 30,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएं और आपका ये फायदा मिल जाए कि आपको सारा का सारा कंटेंट है वो अप टू डेट मिलता रहे। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, यहां से जाकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो और खरीद लो भाई। चलिए शुरू करते हैं। साथ के साथ काफी बच्चों का सवाल आता है, सर ये जो आप पीडीएफ पढ़ा रही है कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। अगर आप इसे फ्री में प्राप्त करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे, ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से? फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा भाई? सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जाकर सर्च कर लेना आपको ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी सर्च करोगे, आपके सामने ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। किसके नाम से? ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको नहीं दिखाई दे तो नेट ऑन ऑफ कर लेना, आपके सामने क्लास आपके सामने देखने को मिल जाएगी। जैसे उस पर क्लिक करोगे, पढ़ लेना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, है ना, और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सब कुछ इसी के अंदर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल का संगठन एवं विभिन्न परतों की संरचना के बारे में बताइए। किसके बारे में? जो वायुमंडल का संगठन कैसा होता है और उसकी अलग अलग प्रकार की परतों की संरचना कैसी होती है। किसके बारे में? वायुमंडल का संगठन वो कैसा होता है और उसकी अलग अलग प्रकार की जो परतें होती हैं उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखने वाले हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए ऐसे गैसों का आवरण होता है जो पृथ्वी के जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। मतलब पृथ्वी के आसपास आपके सामने अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं? गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अलग अलग प्रकार की जो गैस है वो आपके सामने देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की जो गैस होती है उनका जो आवरण है वो आपके सामने किसके नाम से जाना जाता है? वायुमंडल के नाम से। तोड़ दो, वायु प्लस मंडल, ऐसा मंडल जिसके अंदर वायु मिले आपको, उसी को किसके नाम से जाना जाता है? वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब अगर जो पृथ्वी है इस पर जीवन जब तक रहेगा जब तक आपके सामने क्या है? वायुमंडल रहेगा। क्यों भाई? अपन मार्स पर क्यों नहीं जाकर रह रहे हैं? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की हर मनुष्य को जरूरत है, वो नहीं है तो आपके सामने वायुमंडल नहीं है तो वहां का जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव इसीलिए है क्योंकि यह पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, कितने प्रतिशत आपके सामने नाइट्रोजन है वो कुल 78% देखने को मिलती है। ऑक्सीजन 21%। कितनी भाई? ऑक्सीजन आपके सामने कुल गैसों के आवरण में कितनी है? 21% दिखाई देती है। आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल के कण व अन्य गैसों का मात्रा भी पाई जाती है। इसके अलावा क्या? आर्गन की मात्रा देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखने को मिलती है, जलवाष्प और धूल कण जैसे जो अन्य गैस होते हैं इनकी भी मात्रा देखने को मिलती है। मतलब जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो गैसेज हैं, जिसमें आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गया, धूल के कण हो गए और जो अन्य गैस हैं, इन सब की भी मात्रा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? इन सभी गैसेज की भी मात्रा आपको देखने को मिलती है। वायुमंडल पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल क्या करता है? पृथ्वी पर जो सूर्य की अलग अलग प्रकार की जो हानिकारक किरणें आती है ना, उससे भी बचाने का काम करता है। तापमान को संतुलित करता है और मौसम के जलवायु को नियंत्रण करने का काम करता है। क्या करता है? जो पूरी पृथ्वी है
उसका तापमान संतुलित रहता है। क्या रहता है? पूरी पृथ्वी का तापमान भी संतुलित करता है और मौसम और जलवायु को नियंत्रित करता है। क्या करता है? जो पूरी पृथ्वी है उसका मौसम और जलवायु है उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है कि अलग अलग प्रकार के मौसम भी यहाँ पर पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की जो जलवायु है वो भी यहाँ पर पाई जाती है, उसको नियंत्रित करता है। तो इसके क्या काम है? एक तो पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व बनाने काम आता है, सूर्य से अलग अलग प्रकार की जो हानिकारक किरणें आती है उससे बचाने काम करता है, तापमान को संतुलित करता है और मौसम की जलवायु को भी नियंत्रित करता है। सब के सब किसके काम है? वायुमंडल के। किसके काम है भाई? आपके सामने वायुमंडल के, ये सब के सब आपके सामने काम है। चलिए भाई अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े। वायुमंडल की संरचना को ऊंचाई के आधार पर 5 मुख्य परतों में बांटा जा सकता है। वायुमंडल के जो संरचना है उसको आपके सामने उसकी ऊंचाइयों के हिसाब से अपन 5 अलग अलग प्रकार की परतों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है? पहला क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली व घनी परत होती है। क्या होती है? जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली व घनी परत को किसके नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल के नाम से। क्षोभ मंडल होता है उसके नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? अक्षोभ मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर होती है। जो देखो ध्रुव होती है ना वहां पर इसकी ऊंचाई कम देखने को मिलती है, पहले से वो आपके सामने क्या ऊंचाई ज्यादा होती है, तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई है। और जो भूमध्य रेखा है वहां पर 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई देखने को मिलती है। इसमें वायुमंडल के लगभग 75% गैसें और अधिकांश जलवाष्प पाया जाता है। इसमें क्या होता है? वायुमंडल में जितनी भी गैसेज पाई जाती हैं उसका लगभग 75% गैसेज, कितनी प्रतिशत? लगभग 75% गैसेज और अधिकांश जलवाष्प है वो कहां पे पाई जाती है? अक्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। तो अपन जिस मंडल में रहते हैं वायुमंडल के भाग में वो कौन सा है? क्षोभ मंडल उसका हिस्सा है। अलग अलग प्रकार के मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान आदि इसी परत में होते हैं। इसके अलावा मौसम की जो अलग अलग घटनाएं होती हैं जैसे बादल का बनना हो गया, वर्षा का होना हो गया, ओले पड़ने हो गए, आंधी तूफान हो गए, ये सब कहां पर होती हैं भाई? आपके सामने सारी की सारी घटनाएं आपके सामने अक्षोभ मंडल में ही होती हैं। साथ के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, क्या? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है क्षोभ मंडल है उसका तापमान क्या होता है? घटता चला जाता है। ऊंचाई बढ़ती चली गई, जो तापमान है वो घटता चला गया। चलिए भाई अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। समताप मंडल। यह परत क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो ट्रोपोस्फेयर, अब ये ट्रोपोस्फेयर है, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा, फिर इसके ऊपर मेसोस्फेयर, इस हिसाब से है एक दूसरे के ऊपर परत होती है। यह परत क्षोभ मंडल से ऊपर 50 किलोमीटर तक है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? आपके सामने जो क्षोभ मंडल है 16 किलोमीटर की जिसकी 12-13 किलोमीटर एवरेज ऊंचाई होती है उससे 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। और इसमें क्या पाई जाती है? ओजोन की परत। ओजोन परत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी सवाल आता है। कौन से वायुमंडल के हिस्से में आपके सामने ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में। कौन से मंडल में? समताप मंडल में आपके सामने क्या देखने को मिलती है? आपके सामने जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है। क्या करती है? जो सूर्य की यूवी रेडिएशन आती है, कौन सी रेडिएशन आती है? जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? उसको अपने अंदर सोख लेती है और जीवन की रक्षा करने का काम करती है। क्या करती है? पृथ्वी पर जो अपना जीवन है, क्यों जो यूवी रेडिएशन होती है ना, पराबैंगनी किरणें, अगर ये सीधे सीधे मनुष्य के संपर्क में आ जाए तो आपको त्वचा का कैंसर हो सकता है। कौन सा कैंसर? त्वचा का कैंसर हो सकता है, आपकी आंख की रोशनी जा सकती है आपकी, और भी अनेकों अनेक बीमारी हो सकती हैं। तो ये पैरामैंगनीज किरणों से आपके सामने ओजोन परत क्या करती है? हमें बचाती है। अब कमेंट में मेरे को ये बताना कि सबसे पहले ओजोन परत का जो छेद है वो कब देखा गया था और कहां पर देखा गया था? इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। देखो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, अलग अलग परतों का ये नियम है। तो क्षोभ मंडल में क्या होता था? जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं अपन क्या होता है? तापमान घटता है। भाई पहाड़ों पर जाते हो तब तापमान कम ही तो होता है ना? लेकिन क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाओगे तापमान बढ़ेगा। उसकी बात कर रहा था, जो पहाड़ों वाला उदाहरण दिया ना वो क्षोभ मंडल का दिया मैंने। क्षोभ मंडल में क्या रहेगा? जैसे जैसे आप, क्योंकि पहाड़ क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, अपन जिस वायुमंडल में रहते हैं उसको अक्षोभ मंडल कहा जाता है। और वहां पर क्या होता है? आपके सामने तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। लेकिन समताप मंडल में क्या होगा? ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान घटता है।
वायु शांत रहती है, जेट विमान इसी परत में उड़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जेट विमान किस परत में उड़ते हैं? तो आपके सामने जो समताप मंडल, कहां पर? समताप मंडल में। अब कंपटीशन में 2 प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं होती हैं, बादल बनना, ये सब कहां पर बनते हैं? तो आपके सामने सौर मंडल में। जेट उड़ना और आपके सामने ये जो पैरा ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। चलिए इसके बाद में आते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल को किसके नाम से जाना जाता है? मीजोस्फीयर के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? मीजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक फैला होता है। मीजोस्फीयर है, इसकी ऊंचाई की बात करें आपके सामने तो यह लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक फैला होता है। इसका तापमान अत्यंत कम है, मतलब जो आपके सामने जो मध्य मंडल है, मीजोस्फीयर में आपके सामने जो ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर तक है। कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर तक है। और यहाँ पर तापमान बहुत कम पाया जाता है। क्या होता है? यहाँ का तापमान बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उल्का पिंड इसी परत के घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो अलग अलग प्रकार के जो उल्का पिंड आते हैं वो जैसे मीजोस्फीयर के अंदर आते हैं वो जलकर पूरी तरीके से घर्षण से नष्ट हो जाते हैं। कहां पर? मीजोस्फीयर में। कहां पर भाई? मीजोस्फीयर के अंदर आपके सामने जो उल्का पिंड आते हैं वो मीजोस्फीयर की परतों से जैसे टकराते हैं वहां पर नष्ट हो जाते हैं। अगले वाले की बात करें, तापमंडल। कौन सा मंडल आपके सामने भाई? तापमंडल, जिसको अपन थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तापमंडल या आयन मंडल। यह परत 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। मतलब जो तापमंडल या थर्मोस्फीयर है इसकी ऊंचाई लगभग कितने किलोमीटर तक है भाई? 400 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है? लगभग 400 किलोमीटर तक ऊंचाई है। 80 से 30 नीचे वाली, 50 ऊपर वाली, उसके बाद में आपके सामने जो मीजोस्फीयर की ऊंचाई, फिर उसके बाद में यही परत देखने को मिलती है तापमंडल की, जिसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक है। तापमान बहुत अधिक होता है और इस परत में आयंस पाए जाते हैं। छोटे छोटे आयन पाए जाते हैं जो रेडियो के परावर्तन में काम आते हैं। तो जो आप रेडियो का सिग्नल सुनते हो ना, रेडियो पे आप कभी आपके दादाजी के पास रेडियो पड़ा होगा, उसमें वो एफएम अलग होता है, रेडियो अलग होता है। तो रेडियो में जो तरंगे जाती हैं वो आयनोस्फीयर में छोटे छोटे आयन होती है, उनसे टकराती हैं और वापस लौट कर आ जाती हैं। भाई यहाँ समझ लो ये छोटी छोटी आपके सामने कई गिनती से ही का टकरा के कोई बोल वापस आ जाए, इस आपको सिस्टम हिसाब से तरंग का आयना का टकरा के यहाँ वापस पृथ्वी की तरफ आ जाए। और ऐसा कोई ट्रांसमीटर लागे रहे, रेडियो सिग्नल वापस भेजना हो तो आयंस का टकराई वापस आ गई, आयंस का टकराई वापस आ गई, आयंस का टकराई वापस आ गई। तो इस प्रकार से चलता रहता है, जिससे जो दूर संचार है, मतलब जो रेडियो टेक्नोलॉजी है वो आपके सामने संभव हो पाती है। लास्ट मंडल ब्राह्मंडल। ब्राह्मंडल यह वायुमंडल का सबसे भारी परत है। जो ब्राह्मंडल होता है, ये जो अपना वायुमंडल है उसकी सबसे भारी परत है। कौन सी? ब्राह्मंडल। ये अपनी जो वायुमंडल उसकी सबसे भारी परत है। यहाँ पर वायु अत्यंत विरल हो जाती है, मतलब जो वायु है ना वो बहुत छोटी छोटी पतली पतली आपके सामने परतों में देखने को मिलेगी, बहुत ही ज्यादा पतली विरल हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसेज पाई जाती है। कौन सी? हाइड्रोजन एंड जो हीलियम गैसेज होती हैं, जो हल्की गैसेज होती है ना आपके सामने, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ब्रह्मंडल में कौन सी गैसेज देखने को मिलती है? एकदम जो हल्की गैसेज होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो गैसेज होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। यही परत अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है और आपके सामने जो ब्रह्मंडल है, आपके सामने यही अंतरिक्ष में जाओ आप देखते हो तो यहाँ पर ये विलीन हो जाती है। निष्कर्ष, वायुमंडल की सभी परतें पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने, मौसम को संतुलन बनाने के लिए काम आती है। मतलब वायुमंडल में जितनी भी जो वायुमंडल की जितनी परतें हैं, सभी परतों का अपना कुछ ना कुछ योगदान है। क्या है? सभी परतों का अपना कुछ ना कुछ योगदान है। ये पृथ्वी पर जो जीवन संभव हो पा रहा है वो क्यों पा रहा है? वायुमंडल की परतों की वजह से। मौसम को संतुलित बनाए रखने, जैविक प्रक्रियाओं का संचालन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसमें? आपके सामने जो जैविक प्रक्रिया, अलग अलग प्रकार की जो जीवन से संबंधित प्रक्रिया होती है उसको चलाने के लिए इनका बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। वायुमंडल का संगठन और विभिन्न परतों के बारे में इस वीडियो में अपन ने जाना। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसके जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो परिकल्पनाएं हैं
उसके बारे में आपको बताना है कि अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी परिकल्पनाएं देखने को मिलती है भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आपके सामने अपने टारगेट लेगा 30,000 सब्सक्राइबर का। इस वीडियो से 100 बच्चों के सब्सक्राइब करने का अपन टारगेट लेकर चलते हैं, तो आप भी सब्सक्राइब करो। आपका फायदा ये है कि मैं जो नया वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जाओ और जाकर खरीद सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जैसे टेलीग्राम के दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे आप ये जो पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं फ्री में प्राप्त कर सकते हो। तो जाओ और जाकर आपके सामने पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लो भाई। चलिए अब शुरू करते हैं अपन प्रश्न को। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं की क्या आलोचनात्मक विवेचना होती है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। भारतीय मानसून विश्व की सबसे जटिल व महत्वपूर्ण पवन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। मतलब भारतीय मानसून है वो विश्व में जो अलग अलग प्रकार की जो पवनें बहती हैं, क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार की जो आपके सामने जो पवन है वो बहती हैं, उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक है। क्या है? उनकी आपके सामने जितनी भी जो महत्वपूर्ण आपके सामने जो प्रणाली है उसी से मानसून क्यों आता है? हवा है अपने साथ नमी बहाकर लाती है, उससे बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होता है तब आपके सामने क्या है? वो बारिश करते हैं। तो पवनों का बहुत बड़ा, हवाओं का बहुत बड़ा योग होता है बारिश के होने में, मानसून के आने में। भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझने के लिए समय समय पर कई विद्वानों ने विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। मतलब भारतीय मानसून को अगर आप समझना चाहते हो तो इसको समझाने के लिए कई अलग अलग प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग समय पर कई अलग अलग प्रकार की परिकल्पनाएं दी हैं। इन परिकल्पना की बात करें, पहली है तापीय परिकल्पना। तापीय परिकल्पना क्या कहती है? थर्मल थ्योरी क्या कहती है? हेंडली के द्वारा दी गई। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे वहां निम्न वायु दाब बनता है। क्या होता है? तापीय थर्मल थ्योरी दी गई। कौन सी थ्योरी दी गई भाई? थर्मल थ्योरी दी गई है। किसके द्वारा? हेंडली के द्वारा। क्या कहा इन्होंने? इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने यही कहा कि जो ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है, कौन सा? जो ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है, इसके वजह से जो एशिया महाद्वीप होता है, कौन सा महाद्वीप? जो एशिया महाद्वीप है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाती है? वायु दाब बन जाता है। मतलब भाई कोई भी महाद्वीप जब गर्म हो जाएगा ना तो गर्म हवाएं क्या होती है? आपके सामने ऊपर की तरफ उठती हैं और ठंडी हवाएं उसके पास आना चाहती हैं, ठंडी हवा वहां पर जगह लेना चाहती है। इसीलिए क्या? निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब में क्या होता है? आपके सामने हवाएं हैं वो वहां पर इंटर करना चाहेंगे, जबकि हिंद महासागर उपेक्षा का ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि आपको पता है गर्मियों के मौसम में जमीन है पर जो धरातल होती है वो मिट्टी आसानी से गर्म हो सकती है, लेकिन पानी है वो आपके सामने ना तो आसानी से गर्म रहता ना आसानी से ठंडा होता है। तो समुद्र ठंडा रहेगा, पृथ्वी गर्म रहेगी, है ना? धरातल या मिट्टी गर्म रहेगी। तो मिट्टी जो एशिया महाद्वीप है वो गर्म रहता है। इसके वजह से क्या होता है भाई? आपके सामने वहां पर गर्म हवाएं चलती हैं, है ना? निम्न वायुदाब बन जाता है। क्यों? जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, ठंडी हवाएं वहां पर आना चाहती हैं। समझ में आएगा? उच्च वायुदाब कहां पर है? हिंद महासागर में। और निम्न वायुदाब कहां पर? आपके सामने एशिया में। परिणाम स्वरूप समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती हैं, जिसे मानसूनी पवनें भी कहा जाता है। और इसके परिणाम में क्या होता है? आपके सामने जो हवाएं हैं वो समुद्र से कहा जाती हैं, स्थल की ओर जाती हैं। कहां जाती हैं? स्थल की ओर जाती है आपके सामने, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाती है। मानसूनी पवन वो हवाएं होती हैं जो बारिश के समय बहती हैं। कौन सी हवाएं होती है आपके सामने? वो पवनें जो बारिश के समय बहती हैं, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मानसूनी पवनों के नाम से उसको जाना जाता है। आलोचना। यह सिद्धांत केवल तापीय अंतर पर आधारित है और मानसून की जटिलता को पूर्ण नहीं समझाता है। यहाँ पर सिर्फ आपके सामने क्या होता है? इसमें यह बताया गया है कि समुद्र पे उच्च दाब बनता है, पर धरातल मिट्टी पर निम्न दाब बनता है, तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। साधारण तापीय सिद्धांत है, उसी के बारे में बताया गया। मानसून की जो अलग अलग प्रकार की और जो चीजें होती हैं उसको यहाँ पर नहीं बताया गया। अगला सिद्धांत दिया गया जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जेट स्ट्रीम थ्योरी, जो फ्लोहान के द्वारा दी गई। इनके अनुसार शीत ऋतु में उष्णोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय से दक्षिण की ओर बहती है। इन्होंने क्या बताया?
शीत ऋतु का जब मौसम होता है तो उस शोषण की जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है, हवाओं से जो पश्चिम दिशा से जो हवा चलती है वो हिमालय के दक्षिण में बहती है। कहाँ बहती है? हिमालय का जो क्षेत्र है ना, हिमालय के दक्षिण में बहती है, जिससे मानसून अवरुद्ध होता है और ग्रीष्म ऋतु में जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसक जाती है। भाई पहले आपके सामने हिमालय, जैसे हिमालय का क्षेत्र है, इसका दक्षिण क्षेत्र उत्तरी पूर्व है ना, पूर्वांचल वाला क्षेत्र, अपना मणिपुर आसाम वाला क्षेत्र उधर उधर की तरफ बहती है शीत ऋतु में, ठंड के मौसम में। और गर्मियों में उत्तर भारत, यूपी, बिहार, पंजाब इधर की तरफ बहती है। क्यों? यहाँ पर खाली मैदानी क्षेत्र है, इसलिए जो मानसूनी पवनों का प्रवेश हो जाता है। तो देखो जो उद्शोषण शीत ऋतु में जो उद्शोषण जेट स्ट्रीम होती है, ठंडी जेट स्ट्रीम होती है, समझ में आ गई? तो वहां पर तो जा नहीं पाता है, तो आपके सामने इधर की तरफ खिसक जाता है। आलोचना, यह सिद्धांत मानसून के आगमन की व्याख्या तो करता है, परंतु अनियमितताओं की और वर्षा वितरण के बारे में स्पष्ट नहीं करता है। यह सिद्धांत ये तो बता रहा है कि मानसून आता है तो कैसे आता है, परंतु उसके अंदर आपके सामने बीच बीच में जो रुकावट देखने को मिलती है, क्यों मानसून आता ही नहीं है। दो, पहले बात तो उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी मानसून आता है, उसकी एक धारा तो इधर केरल से होते हुए आपके सामने बंगाल होते हुए जो उत्तर भारत की तरफ चला जाता है। दूसरा आपके सामने नर्मदा से होते हुए निकलता है पंजाब की तरफ, है ना। फिर मानसून लौटता भी है, फिर सर्द मौसम में भी मानसून देखने को मिलता है। तो भारत में सिर्फ एक प्रकार से मानसून नहीं आता है, कई प्रकार से मानसून देखने को मिलता है। तो उसके बारे में नहीं बताया गया जो मानसून की जो अलग अलग प्रकार की अनियमितताएं होती है, और वर्षा का जो वितरण, वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है, मतलब वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है, वर्षा का जो वितरण है उसके बारे में यह नहीं बताता है। समझ में आ गया? तो बारिश की जो वर्षा की जो अनियमितता और वर्षा का जो वितरण होता है उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करना ही करता है। ITCZ सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? ITCZ थ्योरी क्या कहती है? ITCZ थ्योरी क्या कहती है? यह सिद्धांत मानसून को उत्तर उष्ण कटिबंधीय अभिसार क्षेत्र ITCZ को उत्तरी दक्षिण गति में जोड़ता है। मतलब ये जो सिद्धांत है ITCZ थ्योरी क्या करती है, उत्तर उष्ण कटिबंधीय अभिसार क्षेत्र को उत्तर दक्षिण भाग होता है वहां पर जोड़ने का काम करता है। ग्रीष्म उत्तर ITCZ उत्तर की ओर खिसकता है और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें भारत की ओर मुड़ जाती है। मतलब ITCZ आपके सामने एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जहां पर क्या होता है, जहां पर ज्यादा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा वहां पर वर्षा की ज्यादा संभावना होती है। तो गर्मी का मौसम आता है तब ये कहां पर खिसक जाता है? उत्तरी भारत में खिसक जाता है। उत्तरी भारत है ना, पंजाब, हरियाणा, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना, इधर वाले क्षेत्र में खिसक जाता है, जिससे क्या है, जो दक्षिण गोलार्ध की पवनें वो भारत की तरफ मुड़ जाती है। मैं बताता हूं आपको, एक क्या होता है, कोरिलेसिस फोर्स होता है ना, जो उत्तर दिशा में तो राइट की तरफ चलता है, दक्षिण दिशा में लेफ्ट की तरफ चलता है। समझ में आ गया? ऐसे मुड़ता है ऐसे। तो अब क्या होता है, जो ये ITC जोन होता है ना, ये क्या करता है, ये भारत है, तो यहाँ पर भारत में, उत्तर भारत में क्या गर्म मौसम रहता है, तो गर्म मौसम की वजह से जो पवनें है ना वो किधर की तरफ मुड़ जाती हैं, आपके सामने लेफ्ट साइड में मुड़ जाती हैं। तो जाने तो इनको सीधा चाहिए था, लेकिन समुद्र की हवाएं होती हैं वो आपके सामने भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। यह सिद्धांत वैश्विक वायु संचालन पर आधारित है, परंतु स्थानीय कारकों की उपेक्षा करता है। यह जो सिद्धांत है, इसमें जो ITCZ जो मॉडल है, यह पूरा इंटरनेशनल मॉडल है। इंटरनेशनल आपके सामने एटमॉस्फेयर पर आपके सामने देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो लोकल, जो स्थानीय कारक होते हैं, कौन से कारक, जो आपके सामने स्थानीय फैक्टर होते हैं, उनको ये उपेक्षा करता है, उसके बारे में ये नहीं बताता है। समझ में आ गया? तो वायु जो वैश्विक वायु जो संचालन पर आधारित है ना, वैश्विक पर है, लेकिन भारतीय जो स्थानीय कारक है उसके बारे में कम बताता है। अगले वाला सिद्धांत है अल निनो थ्योरी। प्रशांत महासागर में उत्पन्न अल निनो घटनाएं भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। प्रशांत महासागर के अंदर एक घटना होती है अल निनो। समझ में आ गया? उसके वजह से भी क्या आपके सामने वो जो भारतीय मानसून है वो प्रभावित होता है और सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अल निनो जब भी आता है तब आपके सामने क्या होता है, भारत में वर्षा नहीं होती है। मतलब क्या होता है, जो ठंडी हवाएं, जो ये कहां पर देखने को मिलती है, ऑस्ट्रेलिया का तट है ना, वहां पर ये घटना देखने को मिलती है। आपके सामने काफी बार क्या होता है, वहां का तापमान होता है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो
तट है वो वहां से आपके सामने क्या है, गर्म धाराएं निकलती हैं और इधर की साइड से आपके सामने ठंडी धाराएं आती हैं। तो इस प्रकार से अल नीनो का निर्माण होता है और आपके सामने क्या होता है, इससे प्रशांत महासागर भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है। जो अगर ये अल नीनो का प्रभाव होता है तब कम बारिश होती है और सूखा भी देखने को मिलता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति किसी एक सिद्धांत में नहीं पाई जाती है, बल्कि तापीय गतिशीलता, जेट स्ट्रीम और महासागरीय प्रभावों का संयुक्त परिणाम है। मतलब भारतीय मानसून को आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी कारण से आ गया, बल्कि अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं। तापीय सिद्धांत, गतिशील सिद्धांत, जेट स्ट्रीम एवं महासागरीय प्रभाव, सभी के सभी प्रभावों से मिलकर क्या होता है, भारतीय मानसून का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महासागरीय नितल ओशियन फ्लोर का विस्तृत वर्णन कीजिए। किसके बारे में बताना है? जो ओशियन फ्लोर होता है, क्या होता है, ओशियन फ्लोर होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है कि भाई ओशियन फ्लोर होता है तो क्या होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो पेपर से पहले की इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास डाल देता हूं जिससे आपके सामने क्या होता है, आपके सारे प्रश्न वैसे देखने को मिलते हैं। तो करो भाई, सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर खरीद लो भाई कोई प्रोडक्ट। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे लिंक करके अगर आपको ये पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में उपलब्ध हो जाएगी, तो वहां से जाकर इसको भी देख लेना। चलिए अब पढ़ते हैं आपके सामने महासागरीय नितल ओशियन फ्लोर क्या होता है, उसके बारे में विस्तृत वर्णन देखेंगे। महासागरीय नितल से तात्पर्य है महासागर के तल की भौतिक संरचना। ये पृथ्वी के सतह का लगभग 71% गिरा हुआ है। तो आपको पता है जो पृथ्वी है उस पर जल की मात्रा आपके सामने सबसे ज्यादा है। कितना है? पृथ्वी पे जल है वो 71% है और 29% आपके सामने क्या देखने को मिलता है, पृथ्वी का भूभाग देखने को मिलता है। और 71% क्या है, समुद्र देखने को मिलता है। तो समुद्र है उसकी भी कहीं ना कहीं तो जमीन तो होती है भाई, समुद्र पे उसी के ऊपर पानी होता है। तो जो समुद्र पे आपके सामने जो जहां पर जिसके ऊपर जिस जमीन के ऊपर समुद्र होता है उसी को, उस जमीन को क्या बोला जाता है भाई, उस भूमि को क्या बोला जाता है, महासागरीय नितल के नाम से जाना जाता है, महासागरीय भूभाग के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे ज्यादा पृथ्वी का जितना भूभाग है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा इसने घेर रखा है, लगभग कितना, 71% हिस्सा इसी के द्वारा गिरा हुआ है। आधुनिक तकनीक जैसे सोनार है, समुद्री सर्वेक्षणों के माध्यम से महासागरीय नितल की संरचना का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हुआ है। मतलब आजकल आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो तकनीकें आ गई हैं, जैसे सोनार टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? जिसके माध्यम से आप समुद्र की जो धरातल होती है उसमें आपके सामने किस किस प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या होता है, वो क्या करती है, एक रेडिएशन को नीचे की तरफ छोड़ती है। फिर अगर वो जिस चीज पर टकराएगी, जिस चीज पे टकराकर रेडिएशन वापस आती है तो उसी का वहां पर चित्र बन जाता है। समझ, लोहे पे टकराएगी तो अलग डायग्राम बनेगा, अगर आपके सामने कुछ साधारण भूमि होगी उस पर टकराएगा तो अलग बनेगा, चट्टान होगी तो उस पर बनेगा तो अलग टकराएगा। उसी के हिसाब से वो क्या बना देती हैं, एक डायग्राम वगैरह बना देती हैं। और अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां वो समुद्री सर्वेक्षण भी समय समय पर करती रहती है। क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार की अपनी पनडुब्बियां छोड़ देंगे, या फिर आपके सामने कुछ स्काई ड्राइवर्स जो नीचे जा जाकर समुद्र को देखते रहते हैं। इसके माध्यम से जो महासागर का जो नितल है, महासागर का जो जमीनी हिस्सा वो कैसा है, इसकी संरचना के बारे में हमें विस्तार से पता चला है। महासागरीय नितल को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जो महासागरीय जो नितल है उसको लगभग आप 4 भागों में विभाजित कर सकते हो। कितने भागों में? 4 अलग अलग प्रकार के भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है महासागरीय तट। क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या भाई आपके सामने कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, यह महासागर का वह उथला भाग होता है जो महाद्वीप के किनारों पर फैला होता है। क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो हिस्सा होता है जो आपके सामने जो महाद्वीपों के किनारे पर होता है। जो तटीय इलाका होता है ना उसको महाद्वीपीय तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। समझे, तट पे जहाँ पे मछुआरे अपनी नाव वगैरह लगाते हैं या जहां पर आप फोटो वगैरह क्लिक करवाते हो वो तटीय क्षेत्र होता है, उसी को महाद्वीपीय तट के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही उथला क्षेत्र होता है, मतलब जहां पर पानी की ज्यादा गहराई नहीं होती, 200 मीटर तक होती है। 2 फुटबॉल के ग्राउंड होते हैं उसके बराबर तक इसकी गहराई होती है।
यहाँ पे मत्स्य पालन, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। तो कोई भी देश होता ना, उसके आपके सामने जो लगभग जो खनिज तेल वगैरह निकलता है, खनिज गैस निकलती है, क्रूड ऑयल वगैरह निकलता है, तो वो समुद्र के तटीय इलाके में ज्यादातर निकलता है। समझ में आ गया? लगभग लोग यहीं पर मछली पालन करने जाते हैं। अब किसी को बीच समुद्र में तो जाएगा नहीं मछली पालन करने, कहां पर जाएंगे? समुद्र के तटीय किनारों पर मछली पालन करने जाते हैं। और अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक गैसें भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तट के बाद फिर वो ढाल वाला क्षेत्र। अब क्या होगा? ये तट आता ना, तट थोड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, फिर उसके बाद में थोड़ी ढलान देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? थोड़ी ढलान देखने को मिलती है, और ये गहराई तेजी से बढ़ती है। क्या होती है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो, जो समुद्र है वो और ज्यादा गहरा होता चला जाता है। यह भाग महाद्वीपीय एवं महासागरीय तल के बीच में संक्रमण क्षेत्र होता है। तो गहरी खाई जैसा क्षेत्र होता है। समझ में आ गया? पहले तो तटीय क्षेत्र होता है, वो थोड़ा ऊंचा होता है, फिर आपके सामने खाई प्रकार नुमा एक ढाल नुमा चीज आती है, उसको महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। ये महाद्वीपीय व महासागरीय तल, ये महाद्वीप का क्षेत्र है और महासागर का तल यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो खाई होती है उसको महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है गहरी समुद्री मैदान। कैसे मैदान? आपके सामने अबाइसल प्लेन्स के नाम से इसको जाना जाता है। यह महासागर के सबसे विस्तृत व समतल भाग होते हैं। जो महासागर होता है उसके सबसे ज्यादा फैले हुए और सबसे ज्यादा समतल भाग होता है कौन सा? गहरे समुद्री मार्ग। कौन सा मार्ग? गहरे समुद्री मार्ग होते हैं। ये महासागरों के सबसे विस्तृत, सबसे बड़े और समतल भाग होते हैं। इनकी गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक होती है। इनकी गहराई कितनी होती है? 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक। समझ में आ गया? मतलब लगभग 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक गहरे होते हैं नीचे की तरफ। और ये महान अवसादों का निष्पेक्षण होता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की गहरी जो आपके सामने जो अवसाद है, महाद्वीपीय अवसाद होते हैं, महाद्वीपीय कचरा, वो यहाँ पर लगभग आता है। समझ में आ गया? तो कैसा कैसा क्षेत्र था? ये था जो महाद्वीपीय मैदान। पहला ऊंचाई वाला क्षेत्र आया, फिर थोड़ी ढलान आई, फिर आपके सामने क्या आ गया? एक समतल भूभाग आ गया, है ना? अब आती है महाद्वीपीय गर्त व महाद्वीपीय पर्वतमालाएं। अब जो आपके सामने महाद्वीपीय गर्त व मध्य महाद्वीपीय पर्वतमालाएं क्या होती हैं? महाद्वीपीय गर्त, ओशियन ट्रेंचेज, ये अत्यधिक गहरे व सकड़े गड्ढे होते हैं। महाद्वीपीय गर्त क्या होते हैं? बहुत ज्यादा गहरे और सकड़े गड्ढे पाए जाते हैं। कैसे? बहुत ज्यादा गहरे होंगे और इसमें सकड़े सकड़े गड्ढे होते हैं। मेरिना ट्रेंच, मेरिना गर्त विश्व की सबसे गहरा गर्त है। क्या है? जो मेरिना, कौन सा ट्रेंच? मेरिना गर्त है ना, वो दुनिया का सबसे गहरे गर्तों में इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सबसे गहरे गर्त होते हैं उसमें मेरिना गर्त का नाम सुना होगा। प्रशांत महासागर में ना मेरिना ट्रेंच जिसको बोला जाता है, सबसे खाई हुए हैं। समझ में आ गई? खाई होता है। ये क्या होता है? जो कॉन्टिनेंट, जो पट्टिया, जो आपके सामने जो कॉन्टिनेंट की जो आपके सामने जो दो अलग अलग प्रकार की जो पट्टियां होती हैं वो आपस में अलग अलग होती रहती है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब अलग अलग होती रहती हैं तो उसकी वजह से खाइयां बन जाती हैं। उसको महाद्वीपीय गर्त या कॉन्टिनेंटल ट्रेंचेस के नाम से जाना जाता है। समझ में? खाई होती है एक प्रकार से, और जो प्लेट होती है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, उसके अलग होने से इसका निर्माण होता है। अगले वाला है मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं। ये महासागरों के बीचों बीच लंबी पर्वतमालाएं श्रेणियां होती हैं। क्या होती हैं? जो महासागर होता है ना, क्या होता है? जो समुद्र होता है इसके बीच में लंबी लंबी पर्वतमालाएं। अब आप कहोगे क्या समुद्र में भी पर्वतमालाएं होती हैं? हाँ बिल्कुल, समुद्र के ऊपर, समुद्र के अंदर भी लंबे लंबे पहाड़ आपके सामने, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपके सामने देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? जहां पर नवीन महासागरीय परपट्टियों का निर्माण होता है, जहां पर क्या होता है? जो उनके टूटने से अलग अलग प्रकार के भूभागों का निर्माण होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं आपको कैसे देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सबसे पहले क्या आता है? महाद्वीपीय तट। महाद्वीपीय तट क्या होता है? समुद्र का उथला भाग होता है जो आपके सामने कम गहरा होता है। समझ में आ गई? 200 मीटर तक ऊंचाई होती है, मत्स्य पालन, खनिज तेल वगैरह के लिए सही रहता है। अगले वाला आता है उप महाद्वीपीय ढलान। ये तो ऊंचाई वाला क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, फिर उसकी ढलान आ जाएगी। ढलान वाला क्षेत्र होता है ना? यहाँ पर आपके सामने क्या है? जो ऊंचाई वाले क्षेत्र के बाद में ढलान वाला क्षेत्र होता है, जो इस पे गहराई तेजी से बढ़ती है और महाद्वीपीय व महासागरीय तलों के बीच का क्षेत्र पाया जाता है। फिर गहरे समुद्री मैदान, ऊंचाई आ गई, गहराई आ गई, फिर आपके सामने क्या होगा? एकदम समतल मैदान आ जाते हैं। ये लगभग आपके सामने कितने? 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक गहराई होती है यहाँ पर, है ना? फिर क्या होता है आपके सामने?
अलग और भी प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कोई भी जो दो प्लेट होती हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, उनके अलग होने से गहरे सकड़े खड्डे बन जाते हैं जिनको गर्त के नाम से जाना जाता है। और आपके सामने दूसरे होते हैं जो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं आपके सामने मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। इनका क्या है, ये महासागर के बीचों बीच, ये जो महासागर होता है उसके बीच में लंबी लंबी पर्वत श्रेणियां होती हैं, जहां पर क्या होता है, नवीन महासागरीय प्रपट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नई महासागरीय प्रपट्टी है, वो प्रपट्टी उसका निर्माण होता है ओशियन, मिड ओशियन रीच के अंदर। चलिए, महासागरीय नितल की संरचनाएं पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों प्रक्रियाओं में प्लेटों की विवर्तनियों का परिणाम होता है। जो महासागर का जो नितल है, महासागर का जो भूभाग है, भूप्रपट्टी है, उसका निर्माण कैसे होती है, जो आंतरिक प्लेट होती हैं, जो प्लेटें पाई जाती हैं, उनके कोई घटनाओं की वजह से या आंतरिक प्रक्रियाएं, जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं पृथ्वी पर, उसकी जो आंतरिक प्रक्रियाओं की वजह से इसका निर्माण होता है। जो भूगोल व समुद्र विज्ञान के लिए अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो क्या करते हैं, भूगोल व समुद्र अध्ययन होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये है आपके सामने ओशनिय गर्त होता है, उससे संबंधित प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी का आपका पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे अपन देख रहे हैं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महासागरीय धाराएं क्या है, इनकी उत्पत्ति के कारण व प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, और प्रमुख धाराएं कौन कौन सी होती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने भी आपके सामने कोई भी जो यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई अपडेट आता है तो इस चैनल पे देखने को मिलेगा, है ना। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपके सामने कंटेंट है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करोगे तभी आपको वो कंटेंट देखने को मिलेगा। तो जरूर से सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ये जो आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जाओ और जाकर आपके सामने पढ़ सकते हो यहां से। पहला प्रश्न है, महासागरीय धाराएं महासागर के जल की व निरंतर व नियमित गतियां और निश्चित, मतलब महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, ये प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन। तो महासागर में धारा क्या होती है, जैसे नदियां बहती है ना अपने, जैसे अपने भूभाग होता है वहां पर जो अलग अलग प्रकार की नदियां बहती हैं, वैसे ही महासागर होता है, उसके अंदर क्या बहती है, धाराएं बहती हैं। क्या बहती हैं, धाराएं बहती हैं। और वो धाराएं क्या होती है आपके सामने, नदियां ही होती हैं। एक प्रकार से क्या होती है आपके सामने, जैसे जो समुद्र में नदियां बहती हैं, ऐसे ही आपके सामने ये धाराएं कहलाती हैं। इन निरंतर व नियमित गतियां जो निश्चित दिशा में बहती हैं, ये धाराएं पृथ्वी की जलवायु, तापमान, संतुलित वर्षा वितरण व समुद्री जीवों को प्रभावित करती हैं। मतलब जो समुद्र में जो नदियां, मैं नदियों के नाम से बोलूंगा आपको, जो समुद्री धाराएं या नदियां बहती हैं, ये पृथ्वी पर उस आसपास का भूभाग का तापमान कैसा होगा, वहां की जलवायु कैसी होगी, वहां का तापमान कैसा होगा, और वहां पर समुद्र में जीव किस प्रकार से विचरण करेंगे, और कैसा आपके सामने वहां पर वर्षा दिखाई देगी, इन सब चीजों के बारे में क्या बताई जाती है, ये महासागरीय धाराएं बताती हैं। क्या बताते हैं, ये महासागरीय धाराएं आपको बताती हैं। पॉइंट है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, जो महासागरीय धाराएं हैं उसकी उत्पत्ति किस कारण होती है, इसके बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट है, स्थानीय पवने। व्यापारिक पवने, व्यापारिक पश्चिमी ध्रुवीय जो पवने होती हैं, वो समुद्र जल को गतिमान करती हैं। हवा है ना, कोई भी आपके सामने जो हवा है, उसी के वजह से इन धाराओं का संचालन होता है। समझ में आ गया, जैसे धारा एक इस दिशा में बह रही है, तो समुद्र का पानी भी, भाई लहरें भी उधर की साइड में उठेंगी, तो पानी भी उसी दिशा में बहना शुरू कर देगा। समझ में आ गई। तो अलग, और पूरी दुनिया के अंदर पवने होती हैं, हवाएं होती है, उसका अलग अलग भाग होता है। व्यापारिक पवने पाई जाती हैं, पश्चिमी पवने पाई जाती हैं, और ध्रुवीय पवने पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, इस जो समुद्र का जो जल है, इसको लगातार चलाने का काम करती हैं। इस समुद्री जल को लगातार गतिमान करने का काम करती है। क्या काम करती हैं, इस समुद्री जल को लगातार चलाते रहने का या गतिमान करने का काम करती हैं। अगले वाला पॉइंट है, तापमान में अंतर। गर्मी व ठंडे जल के घनत्व में अंतर के कारण जल का संचलन होता है। क्या होता है, गर्म व ठंडे जल में जो डेंसिटी, गर्म पानी होता है आपके सामने, वो उसकी डेंसिटी कम होती है, ठंडे की ज्यादा होती है। तो इस जो घनत्व का जो अंतर होता है, इसके वजह से जो संचालन देखने को मिलता है। गर्म पानी ऊपर चला जाता है, ठंडा पानी नीचे आ जाता है। ये जो नियम है, इसके वजह से भी जो पानी है उसकी गति है वो चलती रहती है।
लवणता में अंतर, मतलब जो पानी होता है, जो पानी होता है उसमें जो नमकीन पानी, जो जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, नमक की मात्रा कम होती है, उसमें जो लवणता होती है उसके कारण भी गति देखने को मिलती है। अधिक लवणता वाला जल भारी होता है। क्या होगा? जो अधिक लवणता वाला पानी भारी होगा, जो नीचे जाता है। भाई कोई चीज भारी होती है वो नीचे की तरफ जाएगी, हल्की चीज ऊपर आती है। तो यही है, जहां पर आपके सामने जो नमक की लवणता ज्यादा होगी वो पानी नीचे जाता है, और आपके सामने जो हल्का पानी जिसकी लवणता कम होती है वो ऊपर आता है। तो इस प्रकार से भी पानी का क्या होता है, प्रभाव है, वो प्रवाह है वो बना रहता है। तो ये जो लवणता का अंतर देखने को मिलता है, किसका अंतर? जो लवणता का अंतर देखने को मिलता है, इसके वजह से भी जो क्या होता है, आपके सामने जो आपका पानी है उसका संचालन देखने को मिलता है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है कोरलेसिस बल के कारण। कोरलेसिस बल क्या, जब पृथ्वी घूमती है तो उसकी दिशाएं, ये कोरलेसिस बल कैसे काम करता है? अगर आप उत्तरी ध्रुव में हो तो आप जो पानी की दिशा है वो कैसे मुड़ जाती है, राइट साइड में, और अगर आप दक्षिणी ध्रुव में हो तो पानी की धाराएं वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ती हैं, और भूमध्य रेखा पर वो एकदम समान रहती है, जैसी रहती है वैसी। तो कोरलेसिस बल की वजह से उत्तरी ध्रुव वाली चीजें राइट डायरेक्शन में मुड़ती हैं, और लेफ्ट जो इसमें दक्षिणी ध्रुव में लेफ्ट साइड में चीजें वो मुड़ जाती है। तट रेखाओं एवं समुद्री तलों की बनावट, महासागरीय आकृतियां भी समुद्र की धाराओं को दिशाएं करती हैं। अब क्या हो गई, कोई पानी ऐसे बह रहा था लेकिन बीच में क्या आ गया, आपके सामने कोई बड़ा सा पहाड़ आ गया, तो वो पानी टकराकर आपके सामने इधर जाने लग गया। कैसे हुआ? ये ऐसे ही समझ लो, आपके सामने ये ऐसे पानी आ रहा था, ऐसे टकराया और ऐसे चला गया, ऐसे टकराया और ऐसे चला गया, ऐसे टकराया और ऐसे चला गया। तो यही है, महाद्वीप की जो आकृतियां होती हैं उसकी धाराएं भी क्या करती हैं, आपके सामने जो महाद्वीप की जो अलग अलग प्रकार की आकृति होती है वो भी किस दिशा में धाराएं बहेंगी उसकी दिशा तय करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? उसकी दिशा को नियंत्रित करने का काम करती है। महाद्वीप की आकृतियां हैं, पहाड़ वगैरह है, वो किस प्रकार से आपके सामने उनकी जो बहेगी उसको नियंत्रित करती है। प्रमुख महासागरीय धाराएं, कौन कौन सी प्रमुख महासागरीय धाराएं कौन कौन सी होती हैं? पहली है अंटार्कटिका महासागरीय की धारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म। उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका से यूरोप की ओर जो गल्फ स्ट्रीम होती है, जो गर्म होता है, वो कहां जाती है? ये उत्तरी अमेरिका है, यहां से लेकर यूरोप की तरफ जाता है। गर्म पानी होता है जो उत्तरी अमेरिका से क्या पर जाता है, यूरोप की तरफ जाता है। उत्तरी अमेरिका यहां पर है, यूरोप यहां पर है, तो इधर की साइड जाता है। लेबनाडोर ठंडी, ग्रीनलैंड से दक्षिण की ओर नीचे की तरफ जाएगा। जो लेब्राडोर धारा होती है जो ठंडी होती है वो कहा जाती है ग्रीनलैंड होता है, उसके दक्षिण की ओर वो बहने का काम करती है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने आपके सामने जो ग्रीनलैंड है उसके ऊपर बात की थी कि भाई ग्रीनलैंड को अपन क्या करेंगे, वो अपने अमेरिका का उस पर हिस्सा है। और अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी धाराएं हैं? प्रशांत महासागर की धारा, प्रशांत महासागर की धारा कौन सी होती है भाई? कोरिसिस धारा। कोरिसिस धारा कहाँ होती है? जो गर्म होती है, जापान के तट के पास मिलती है। कहां पर मिलती है? जो जापान का जो तट है वहां पर ये गर्म धारा होती है। कौन सी? कोरिसिस धारा। समझो जापानी तट होते हैं, वहां पर गर्म पानी की जो धाराएं हैं वो गर्म पानी की जो धाराएं हैं वो बहती हैं। ओएशिया धारा साइबेरिया की ओर जाती है। कहां जाती है? जो साइबेरिया जो नामक जगह है, कौन सी जगह है? जो साइबेरिया नामक जगह है वहां पर कौन सी? ओशियो धारा बहती है। ओशियो ठंडी धारा बहती है। कौन सी धारा बहती है भाई? ओशियोसस नामक की जो ठंडी धारा है वो साइबेरिया की तरफ जाती है। क्यों? साइबेरिया ठंडी जगह है, जापान वाली उसकी तुलनात्मक दृष्टि से गर्म जगह है, तो वहां पर की तरफ उसकी तरफ जाती है ठंडी धाराएं। चलिए, हिंद महासागर की धाराएं कौन सी है? पहला मोजम्बिक धारा। मोजम्बिक धारा गर्म धारा है। कैसी धारा है? मोजम्बिक धारा कौन सी है भाई? गर्म धारा। एक प्रकार की क्या है? गर्म पानी की आपके सामने बहावट है वो देखने को मिलती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाली, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कौन सी है? ठंडी धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपके सामने कैसी धारा देखने को मिलती है? ठंडे पानी की धाराएं बहती है। समझ में? मोजम्बिक वाली गर्म पानी की धारा है वो बहती है। महासागरीय धाराओं का क्या महत्व है? ताप संतुलन बनाए रखती है। मतलब जो महासागर की जो धाराएं होती हैं ये क्या करती हैं? जो तापमान होता है उसका संतुलन बनाए रखती है। मतलब कैसा पृथ्वी पर टेम्परेचर होगा उसको कंट्रोल करने का काम करती है। क्या करती है? पृथ्वी पर टेम्परेचर कैसा होगा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? ये जो अलग अलग प्रकार की जो महासागरीय धाराएं होती हैं, जो अलग अलग प्रकार की जो महासागरीय धाराएं होती हैं, ये पृथ्वी पर किस प्रकार का तापमान होगा उसको नियंत्रित करने का काम करती है। वर्षा एवं जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती हैं? बारिश कितनी होगी, कितनी मात्रा में होगी, जलवायु कैसी होगी उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? आपके सामने महासागरीय धाराओं का।
इनका काम होता है, महासागरीय धाराओं का काम होता है वर्षा कब होगी, किस दिशा में होगी, कहां होगी, जलवायु कैसी होगी, ठंडी जलवायु होगी, गर्म जलवायु होगी, इस प्रकार की चीजों को प्रभावित करती हैं क्या, महासागरीय धाराएं। अगले वाला पॉइंट है मत्स्य संसाधनों के विकास में सहायक होती हैं। किस चीज में सहायक होती हैं, जो मत्स्य पानी से संबंधित आपके सामने जो अनेकों प्रकार के जो संसाधन होते हैं उसके विकास में सहायक होते हैं। पानी के जो संसाधन होते हैं उनको विकास करने पर, मतलब जो मछली पालन है, जो ठंडे और गर्म पानी का जहां पर मिलन होता है ना, वहां पर क्या होता है, जो मछलियों का मछली पालन की सबसे उपयुक्त जगह मानी जाती है। यहाँ पे फ्रोस्ट जम जाता है, धुंध छा जाती है वहां पर, और वहां पर मछलियों को समझ में नहीं आता है कि किस दिशा में जाना है। तो जहां पर ठंडी व गर्म जल धाराएं बनती है उनको हार्बर के नाम से जाना जाता है, और वहां पर सबसे ज्यादा मछली है वो पकड़ी जाती है। धाराएं क्या करती है, समुद्री व्यापार और परिवहन, नौ परिवहन को सुविधा देते हैं। भाई कोई धारा इस दिशा में बह रही है तो आपके लिए अगर इस दिशा में अगर आप अपनी नाव को लेकर जाओगे तो आसानी से चली जाएगी, है ना। तो इसीलिए जो जिस दिशा में धाराएं बहती हैं उस दिशा में आपके सामने क्या है, अगर समुद्री नौसेना को जो जितने भी जो नाव जहाज चलते हैं जो व्यापार के लिए, उनको लेकर जाना आसानी होती है, उनके लिए उनको लगाया जाता है। निष्कर्ष, महासागरीय धाराएं पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब आपके सामने क्या है, जो महासागरीय जो धाराएं हैं ये जो पृथ्वी की जो जलवायु होती है, जल प्रणाली को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और इसके बिना वैश्विक ताप को संतुलन नहीं किया जा सकता। तो महासागर की धाराएं होती है, ये पृथ्वी को जलवायु है उसको चलाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इनके बिना पूरी पृथ्वी पर क्या तापमान होगा इसको संतुलित नहीं किया जा सकता है। तो कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।